हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र। कैसे हैं आप सभी? क्या आप जानते हैं कि डीएनए जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझने में काफ़ी हद तक सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अपने नॉलेज द्वारा अपने स्टूडेंट्स के हर डाउट को विद कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक इजी वे में पहुंच सकें, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो गाइस, आप जानते हैं कि हमारा क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इस पे हमने कितने 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट 4 हो रहा है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और डीएनए के हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके साथ ही ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जानेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या देखा? हमने देखा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स यानी कि न्यूक्लिक एसिड के अंडर में हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स देखे। और आपका क्या देखा कि आरएनए का हमने ये भी देख लिया है, रेप्लिकेशन। ठीक है, सेंटर डोग्मा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, और अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो आज हम अपना कहाँ से शुरू करेंगे? सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव ऑफ स्ट्रक्चर मॉडल डीएनए का किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। और इसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था वो 2 साइंटिस्टों ने अलग अलग किया था, यानी कि 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2-2 के पेयर में काम किया था। तो पहले कौन थे? पहले थे मिशेल्सन एंड स्टेहॉल। ठीक है, ये थे। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने ई कोलाई को लिया था। अब ई कोलाई को ही क्यों लिया था? क्योंकि ई कोलाई का जो जेनेटिक पीरियड होता है वो क्या होता है आपका? जनरेट कितना 20 मिनट में ही जनरेट हो जाता है, इसलिए इन्होंने ई कोलाई को लिया था। ई कोलाई को लिया था और साथ में क्या किया था? इन्होंने अमोनियम क्लोराइड को यूज किया था। उसमें जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन 15 को यूज किया था। अब नाइट्रोजन 15, अब आप ये मत सोचना कि नाइट्रोजन 15 है तो ये क्या होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। नहीं, ये एलिमेंट कौन सा है? ये आपका हैवी आइसोटोप्स है। ठीक है, क्या है? आइसोटोप्स है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने लिया था। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस पे किया था? विसिया फोवा पे किया था, जिसे फोवा बीन्स भी बोलते हैं। और ये साइंटिस्ट का नाम था टेलर एंड कॉलिग्यू। ठीक है, इन्होंने किया था। और इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने लिया था ट्राइटेट्राथायोडीन लिया था। क्या लिया था? ट्राइटेट्राथायोडीन। ठीक है, तो आज हम पहले करेंगे किसका? मेसेल्सन और स्टेवॉल का, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है 15 को लेके किया था। तो देखो, जैसे कि आपका ये डीएनए है। ठीक है, एक फ्रेगमेंट है। पता है हमें कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है मोस्टली, मतलब होता है सिंगल भी होता है बट मोस्टली ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ये है आपका पेरेंटल डीएनए फ्रेगमेंट है। ठीक है, इसमें रेप्लिकेशन हुआ, ये एक ही है क्योंकि हमें पता है डबल होता है। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन हुआ। रेप्लिकेशन के बाद डॉटर डीएनए फॉर्म हो गए। तो उसमें एक फ्रेगमेंट क्या है? पेरेंटल है, और एक आपका न्यू फॉर्म हुआ है। तो इस तरह आपके डीएनए फॉर्म हुए। ठीक है, अब ये जो मेसेल्सन थे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट अपना क्या किया? जो आरएनए है, सॉरी डीएनए है जो, उसमें क्या किया आपका? अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 15 को यूज किया, यानी कि जो हैवी आइसोटोप्स था उसे यूज किया। अब ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया 20 मिनट्स। ठीक है, तो और आपकी प्रेजेंस किसकी है? 14 इसमें इन्होंने कल्चर किया N15, पर 20 मिनट के बाद जब वो करवा रहे तो N14 को इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, N14 लिया, यहाँ पर 15 का था। ये जो स्टैंड है आपका वो क्या है? N15, यानी कि हैवी आइसोटोप्स है। अब इसको हमने 14 N14 की प्रेजेंस, जो कि आपका लाइट है, ठीक है, लाइट आइसोमर है, इसकी प्रेजेंस में 20 मिनट क्या कराया? जनरेट कराया। तब यहाँ पर हमारे फर्स्ट जनरेशन में 100% जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट मिले वो कैसे थे? हाइब्रिड थे। ठीक है, कैसे थे? हाइब्रिड थे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले 20 मिनट 40 मिनट हो गया, N14 लिया,
तब आपके सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, 50% हाइब्रिड और 50% आपके लाइट डीएनए हुए, ठीक है, डाई डीएनए फ्रेगमेंट मिले। अब इसके बाद थर्ड में यानी कि 60 मिनट हो जाएगा थर्ड जनरेशन में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रेशियो जो हाइब्रिड और लाइट का आया वो क्या आया, 1:3 आया। और इसी तरह इसको आगे बढ़ाएंगे 80 मिनट यानी कि फोर्थ जनरेशन में, तो हमारा रेशियो आया 1:7 यानी कि 1 आपका हाइब्रिड और 7 जो आपके ये। तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि जो आपका पेरेंटल डीएनए है वो क्या होता है, कैरी जनरेशन टू जनरेशन, ये हो गया। इसी तरह विसिया फेवर पे भी टॉयलर ने इसी तरह किया था, ठीक है, इसी तरह का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो यहाँ पर हमारा ये बात हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है, क्या आता है, ये समझ में आया कि मतलब फर्स्ट जनरेशन में 20 मिनट में ये जनरेट हो जाता है। फर्स्ट में क्या हुआ आपका 100% हाइब्रिड मिले, और फिर इसके बाद आफ्टर 20 मिनट ऐड करके 40, तो सेकंड में क्या हो गया 50% हाइब्रिड और 50% आपके क्या हुए लाइट। और फिर इसके बाद थर्ड जनरेशन यानी कि 60 मिनट, तब क्या हुआ आपका कि 1 आपका हाइब्रिड का रेशियो था और 3 किसका था आपका लाइट आरएनए का था, ठीक है, लाइट डीएनए का था सॉरी। और फिर इसके बाद 4 यानी कि आपका क्या हो गया 80 मिनट, वहां पर क्या था आपका 1:7 का आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है, ठीक है। और ये क्या, ये मोस्टली क्या होता है, बी डीएनए होता है। अभी हम बताएंगे कि कितने तरीके के डीएनए होते हैं, ठीक है। बी डीएनए होता है, डबल हेलिक्स होता है और राइट हैंडेड होता है। क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। और आपका क्या होता है कि एंटीपेलर होता है। एंटीपेलर का मतलब है कि मतलब आपका जो ये स्टैंड है, ये स्टैंड, ये 5 एंड और 3 एंड और नेक्स्ट वाला जो होगा वो 3 5, ये हो गया, ठीक है। और अब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री से यहाँ क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री से मतलब है कि मतलब एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ ऐड करेगा और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ऐड करेगा, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। समझ आया, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो हम ने देखा कि इसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, डबल हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड होता है, और क्या होता है एंटीपेलर होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसका देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बुक्स में बना रहता है, ठीक है, कैसा, देखो कैसा बन रहा है, जबकि ये स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ये ऐसा हुआ और ये इससे ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से, अब ये, ठीक है, मगर बुक में हमारा ऐसे बना रहता है तो हमें यही देखना है, ठीक है। तो हमारा ये दिया हुआ है। तो अब एक एंड से पी 3 एंड से इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और आपका जो बीच में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, किसके, न्यूक्लियोटाइड के 10 होते हैं, ठीक है। एक इसको पिच में बोलते हैं, 1 पिच में क्या होता है आपका 10 बेस नाइट्रो 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होती है आपकी, इसकी जो डायमीटर होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम यानी कि 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जैसे कि एक बॉन्ड है और एक पॉली मतलब एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के बीच में आपका कितना 3.2 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर भी आपको 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि देखने में तो देखो ये लग रहा है कि ये इस तरह यहाँ पर ज्वाइंट है, मगर ये ज्वाइंट नहीं होते, ये क्या करते हैं, केवल ओवरलैप करते हैं। सीढ़ी देखिए आपने, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये केवल यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप में धसा हुआ होता है, ठीक है। तो ये इस तरह ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है जो माइनर, और अभी क्या है बीच में ये माइनर ग्रुप है और ऊपर की तरफ क्या है मेजर ग्रुप, ठीक है। ये दो तरह के ग्रुप यहाँ पर हमें माइनर और मेजर ग्रुप देखने को मिलते हैं, जहां हमें ये लगता है कि ये दोनों क्या है, बैंड है या ट्विस्ट है, मगर वो वहां ट्विस्ट नहीं होते, केवल ओवरलैप करते, एक दूसरे से ऐसे घूम के निकल रहे होते हैं, ठीक है। लैडर है, लैडर को ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो जगह वही रहेगा, बस वो वहां से रोटेट हो जाती है। तो ये यहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं करते, बस क्या करते, एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी ट्विस्ट होके एक दूसरे को टच करते हुए निकल जाते हैं। तो वो टच क्या, माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप होता है, ठीक है। जिसके ऊपर से निकलेगा वो माइनर हो जाता है, और जिसके एंटी ऐसे रहेगा ना तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। तो ये आपका 3.2, ठीक है, ये स्ट्रेन आपका। फिर इसके बाद यहाँ पर है कि मतलब आपका क्या है, जो डीएनए है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएनए, तो आपके कितने 6 टाइप डीएनए रहते हैं
एक जेड डीएनए होता है, ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी डीएनए होता है और डी डीएनए होता है। ठीक है। अब जो जेड डीएनए होता है ये लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड। और इसमें 12 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड जो आपके नाइट्रोजन बेस के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके 12 बेस पेयर होते हैं। और जो आपका ए डीएनए होता है ये राइट हैंडेड होता है, इसमें 11 बेस पेयर होते हैं। जबकि बी डीएनए का क्या है? ये भी राइट हैंडेड है और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। सी डीएनए ये भी राइट हैंडेड होता है, इसमें 9 बेस पेयर होते हैं। और लास्ट डी डीएनए ये क्या होता है? आपका 8 बेस पेयर होता है और ये भी राइट हैंडेड होता है। समझ लगा यहाँ पर डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वैटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्या है? ये राइट हैंडेड है, आपका डबल हेलिक्स है और आपका क्या है? एंटीपेलर है और क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। और इसमें क्या पिच होती है जिसकी डायमीटर कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, इस तरह। और हमने देखा कि कितने टाइप ऑफ डीएनए। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि मतलब ट्रांसक्रिप्शन में जो है क्या होता है, जैसे कि हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा था कि डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या है? डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। ठीक है, तो अब हम वो प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए देखो, ट्रांसक्रिप्शन ये फॉर्मेशन ऑफ क्या आपका पता है कि आरएनए जो होता है वो 3 टाइप होता है। ठीक है, आपका आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांजिशन एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? मोस्टली फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए किसमें? डीएनए से बनता है। क्योंकि क्या है? हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन है तो वहां पर डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है, आरएनए से नहीं, हमारा डीएनए से डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए से आपका क्या होगा? डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और क्या कहाँ पर होती है प्रोसीजर? कल हमने बताया था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, यानी कि ये साइटोसॉल में होती है। ठीक है, और आपका डायरेक्शन क्या होता है? 5 एंड से 3 एंड की तरफ। क्या हुआ कि आपका ये क्या है? इसमें क्या होता है कि आपका एमआरएनए किससे फॉर्म होता है? डीएनए से होता है, साइटोसॉल में होता है। और आपका एंड जो होता है जो कैसे होता है? 5 से 3 की तरफ होता है। और इसमें कौन देखो करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज भी यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज यानी कि डीएनए आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर यूज होता है। कौन सा आरएनए पॉलीमरेज? जो डीएनए डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन है तो डीएनए से ही आरएनए बन रहा। तो यहाँ पर जो आपका डीएनए होगा वो क्या होगा? आरएनए पॉलीमराइजेशन क्या होगा कि वो डीएनए पर डिपेंड होगा। डीएनए नहीं होगा तो आरएनए कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक है, क्योंकि कल हमने वहां पर पढ़ा था एप्लीकेशन में, क्या पढ़ा था? डीएनए डिपेंडेबल डीएनए, ये पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। बट यहाँ पर क्या होता है कि आरएनए पॉलीमराइजेशन होता है जो कि डीएनए डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो पॉलीसिस्टोमिक होता है। पॉलीसिस्टोमिक क्या होता है? यानी कि मतलब एक जीन से ज्यादा में आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। एक ही में नहीं होगा, एक साथ कई जीन में होता है, तो इसे बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक ये बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ स्टार्ट, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक प्रमोटर होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, और एक होता है आपका एक टर्मिनेशन होता है जहां पर स्टॉप होता है, और एक होता है आपका क्या होता है? आपका स्ट्रक्चरल जीन जिसमें होता है। एक क्या है? प्रोमोटर, जहां वो स्टार्ट करेगा, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओराई से। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका प्रोमोटर से होगा। और एंड कहाँ होगा या स्टॉप कहाँ होगा? आपका कहाँ पर होगा? आपका टर्मिनेशन पर। और आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या है? एक, क्योंकि ये डीएनए है, डीएनए से ही आरएनए बन रहा है, तो आपका ये 5 एंड 3 एंड और ये 3 एंड और ये 5 है। ये आपका क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट है जिसमें प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और आपका टर्मिनेशन तीनों प्रेजेंट है। अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है आरएनए। तो यहाँ आरएनए का एक फ्रेगमेंट आएगा।
अब आरएनए का जो फ्रेगमेंट आएगा वो कैसा होगा, वो डीएनए के फ्रेगमेंट से अपोजिट होगा, यानी कि ये 3 और 5 है, तो जो हमारा आरएनए आएगा वो कैसा होगा, 5 to 3 होगा, ठीक है। अब इसी में देखो जो आपका 3 डैश होता है, 3 एंड होता है, उसे कोडिंग भी बोलते हैं, सेंस एंड भी बोलते हैं और प्लस स्ट्रैंड बोलते हैं, जबकि पी एस वाले को टेम्पलेट बोलते हैं, एंटीसेंस बोलते हैं, नॉन कोडिंग बोलते हैं और माइनस स्टैंड बोलते हैं। ये अदर्स नेम है किसके, आपके एस एस एंड के और 5 एंड के। 3 एंड को क्या बोला, कोडिंग, सेंस एंड आपका पॉजिटिव स्टैंड, जबकि एस वाले को टेम्पलेट बोला, नॉन कोडिंग बोला और माइनस स्ट्रैंड बोला, ठीक है। अब देखो क्या पोजीशन होती है, ये हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, क्या है, डीएनए का फ्रेगमेंट है और ये हमारा आरएनए का है। तो जब कभी हम प्राइमर की पोजीशन देखेंगे तो प्राइमर की पोजीशन क्या होगा, ये डीएनए की पोजीशन से कैसा होगा, अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा। अगर हम यहाँ 5 से देखेंगे तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ प्रोमोटर कैसा होगा, आप स्ट्रीम, यानी कि 5 एंड पे देखेंगे तो आप स्ट्रीम पे होगा और 3 एंड देखेंगे तो डाउन स्ट्रीम होगा। अब ये आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इसको समझो। अब ये देखो, ये डीएनए है, इसके 2 फ्रेगमेंट है, हमें पता है 5 और 3, और ये 3 और 5, ठीक है। अब इसका आरएनए आया तो ये क्या होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा और 3 के अपोजिट 5 होगा, यही होगा ना, ये दोनों होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो आपका इस तरह का ये हुआ, ठीक है, इस तरह का हुआ। लोकेशन प्रोमोटर और टर्मिनेशन की समझ में आया, कैसे होगा, अपोजिट होगा, अगर 3 है तो 5 होगा, 5 है तो 3 होगा, ठीक है, इस तरह का होगा, ठीक है। तो आपका अप स्ट्रोम एंड डाउन स्ट्रोम, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इस तरह का प्रोसीजर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, कि आपका क्या है कि ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, आपका चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, प्राइमो, अब ये क्या होता है, देखो ये भी आता है कि आपका टाटा बॉक्स किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत बहुत फास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि टाटा बॉक्स क्या होता है, ठीक है। टाटा बॉक्स हम क्या करेंगे कि टाटा बॉक्स और प्राइब्रो बॉक्स, ये दो, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि जो देखो दोनों, अब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये दोनों में ही आपका डीएनए करेगा, एक डीएनए ओराई पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से भी डीएनए खुलना है, और एक प्रोमोटर करेगा, क्योंकि प्रोमोटर से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। और क्या है कि हमारा जो डीएनए की जगह आपका रिप्लेस होके आरएनए आएगा, तो वो भी हमारा कहाँ से आएगा, जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था ओराई से, ठीक है। तो ओराई से आता है, तो उस ये ओराई क्या होती है, जो ओराई पोजीशन होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, वहां पर क्या होता है, आपका एडेनिन और थाइमिन रिच लेवल पर होते हैं, तो इसको बोलते हैं एडेनिन थाइमिन रिच एरिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, एडेनिन थाइमिन रिच एरिया। अब यही देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अब प्रोकैरियोटिक में क्या हुआ, प्राइमो बॉक्स, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स यानी कि यूकैरियोटिक में क्या है, ओराई डीएनए पे वो क्या है आपका 80 रिच होती है, यानी कि एडेनिन और थाइमिन रिच होती है, ठीक है। अब वही आपका क्या है, डीएनए जहां पर प्रोमोटर है, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमो बॉक्स बोलते हैं। समझ आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ आपको, न्यूमेरिकल कराती हूँ, कि मतलब आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब इसका समझ में आया ना कि ये कैसे रहता है। यहाँ पर क्या होता है, प्राइमो बॉक्स में क्या होता है, ए मतलब पेयर में होता है, टी टी, ठीक है, जबकि टाटा बॉक्स में क्या होता है, ए टी ए टी ए टी, यही सीक्वेंस होता है, सिंगल सिंगल ए, एडेनिन थाइमिन, जबकि प्राइम बॉक्स में क्या हो रहा है, डबल टी डबल ए, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमने देखा था डीएनए का और ये आरएनए का, तो इसमें हमारा प्रोमोटर, आपने कैसे प्रोमोटर की पोजीशन लोकेशन देखी थी, और वैसे ही आप कैसी टेम्पलेट की, इसकी ट्रांसलेशन की भी देखोगे। क्या देखोगे कि जब आपका, हाँ, टर्मिनेटर की पोजीशन भी देखना है, तो टर्मिनेशन की, अब देखो यहाँ पर देखेंगे प्रोमोटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, अपोजिट हो गया, या 5 डैश और 3 डैश, जबकि यहाँ पर 3 डैश और 5 डैश आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपका, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कि क्वेश्चन है आपका कि आपको कोडिंग स्टैंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोडिंग स्टैंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड क्या दिया है आपका, 5 to 3 दिया है आपका, ए जी सी टी ए। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें,
आपका मैसेंजर आरएनए में। तो हमें पता है कि कोड ये क्या होगा कि आप देखो ये 3 और ये 5 है, और ये 5 तो क्या होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी, 5 के अपोजिट 3 एंड होगा और 3 के अपोजिट 5 एंड होगा, यानी कि जो हमारा एडेनिन है उसके साथ क्या चला जाएगा, थाइमिन चला जाएगा, और जो साइटोसिन है उसके साथ क्या चला जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि ए के साथ क्या होता है, यूरेसिल आ जाता है, क्या आ जाता है, ए सेम होगा, क्योंकि क्या इसकी पोजीशन इसकी पोजीशन क्या होगा, सेम ही होगा, और जहां पर आपका ये वहां पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा बस, क्योंकि डीएनए और आरएनए में वही आपका जहां पर थाइमिन होता है वहां यूरेसिल आ जाता है, और जहां यूरेसिल होता है वहां थाइमिन हो जाता है। ठीक है, इस तरह आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको एक स्टैंड दे दिया और उसमें आपकी कोडिंग भी दे दिया है, और पूछा गया है कि आप एमआरएनए, तो आप हमेशा आप लोकेशन याद करो कि मतलब एक डीएनए फ्रेगमेंट है, उसके जस्ट नीचे हमारे आरएनए आएगा, तो आरएनए जो होगा वो उसके अपोजिट होगा, तो आप तुरंत वहां पर आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम करके देखोगे कि जब उसमें उन्होंने पूछा है कि किसका, प्राइमर का, तो प्राइमर का पोजीशन हमेशा क्या होगा कि आपकी उसके अपोजिट होगा, तो जो आपकी सब में दिया हुआ है उस तरह आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके बाद अपने कंसेप्ट को लगाना है कि मतलब हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है उसके नीचे एमआरएनए होता है, तो हमारे प्रोमोटर और टर्मिनेटर की जो पोजीशन होती है वो अपवर्ड और डाउन स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाती है। अगर सेम लग रहा है, प्रोमोटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, सेम ही आपका क्या रहेगा, जो भी कोडिंग दिया गया सेम होगा, और अगर वो 5 स्टैंड की तरफ अपोजिट स्टैंड में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डीएनए और आरएनए में क्या होता है, आपका जो थाइमिन होता है वो एडेनिन के साथ लगा रहता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, ये यूरेसिल के साथ लगा रहता है। बस इतना आपने यहाँ पर करना है। अब हमारा नेक्स्ट आया कि आरएनए पॉलीमराइजेशन, हमने देख लिया कि मतलब 3 आपके एलिमेंट होते हैं कि आपका क्या प्रमोटर होगा, टर्मिनेटर होगा, और आपका क्या होगा, जिसमें आपका स्ट्रक्चर जीन, जिसमें कि ये चेंज होना है। ठीक है, तो अब हमारा आपका आरएनए पॉलीमराइजेशन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जो होता है आरएनए पॉलीमराइजेशन होता है, होलो एंजाइम होता है, यानी कि यही जो पॉलीमराइजेशन होता है वही तीनों टाइप के आरएनए को बना लेता है, यानी कि एमआरएनए को बना लेगा, टी को भी बना लेगा, आर को बना लेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। अब वही आपका यूकैरियोटिक में क्या होता है, 3 तरह के होते हैं, क्या होते हैं, 3 तरह के, इनको हम एक तरह से कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, क्या, डिवीजन और लेबर की तरह यहाँ पर डिवाइड होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। ठीक, उसमें आपका पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमराइजेशन 1, आरएनए पॉलीमराइजेशन 1, आरएनए पॉलीमराइजेशन 2 और आरएनए पॉलीमराइजेशन 3, ये 3 तरह के फैक्टर होते हैं, जबकि आपका प्रोकैरियोट में केवल एक ही होता है होलो एंजाइम, जो कि वो तीनों तरह के आपके आरएनए को बना लेता है। अब ये देखो क्या है, आरएनए पॉलीमराइजेशन 1 है, ये क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, और उसमें भी क्या आपका 5s आरएनए, ठीक है, 5s आरएनए, ये सारे के सारा हमने जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया है राइबोसोम, वहां पर आपको सारा क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो क्या बनाता है, 5s आरएनए को बनाता है, और आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है इसको आपका क्या बोलते हैं, एचएन आरएनए बोलते हैं। एचएन का मतलब हेट्रोजेनस न्यूक्लियस, ठीक है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियस आरएनए, जो कि आगे जाके क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे क्या आपका एचएन आरएनए बोलते हैं, जो कि हेट्रोजाइगस न्यूक्लियस, ठीक है, जो बाद में आपके आगे क्या हो जाता है, एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आपका डीएनए आरएनए पॉलीमराइजेशन थर्ड है, वो क्या होता है कि आपका टी आरएनए और आपका एस 5s आरएनए का कंबाइंड होता है, और क्या बनाता है, स्मॉलर न्यूक्लियस डीएनए आरएनए को बनाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट आरएनए को बनाता है। ठीक है, तो अब प्रोसेस देखेंगे हम, देखो अब यहाँ पर ये हो गया, अब हम प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या होता है आपका प्रोकैरियोटिक ई कोलाई में। ठीक है, पहला क्या हुआ, चेन वही होता है जैसे आपका रेप्लिकेशन में 3 होता है, चेन इनिशिएशन, चेन इलोगेशन और चेन टर्मिनेशन, वही तीनों यहाँ पर भी होता है। और इसमें क्या हुआ, चेन इनिशिएशन में क्या हुआ कि सिग्मा फैक्टर आके आपके फ्रेगमेंट से ऐड हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा इलोंगेशन में क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पर क्या करता है, रिएक्ट करता है। और आपका चेन टर्मिनेशन में क्या हुआ कि जो आपका जैसे प्रोमोटर है वैसे टर्मिनेटर क्या होता है, यहाँ पर आके
किससे, पी फैक्टर की हेल्प से आके लग जाता है। जैसे आपका चेन इनिशिएशन में कौन आया, सिग्मा फैक्टर आके लगा, और सेकेंड उसमें क्या हुआ कि आपका आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है, और आपका चेन टर्मिनेशन में क्या हुआ कि मतलब पी फैक्टर किसके साथ पे आके, टर्मिनेटर के साथ आके क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब ये जो है, अब देखो आरएनए पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक पी फैक्टर होता है, एक सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर कहाँ यूज हो रहा है, सिग्मा फैक्टर रोल प्ले करता है आपका चेन इनिशिएशन में, ठीक है, चेन इनिशिएशन में, ठीक है, और जबकि आपका जो पी फैक्टर होता है वो करता है चेन टर्मिनेशन में, ठीक है, वहां पर ही। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं कि आपके टेम्परेरी बाउंड होते हैं, परमानेंटली बाउंड नहीं होते, टेम्परेरी बाउंड होते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए, बस इसे तो टेम्परेरी बाउंड होते हैं। तो आपके पॉलीमराइजेशन, आपका ट्रांसक्रिप्शन में 4 स्टेप हुई। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोमोटर्स रीऑर्गेनाइज कर जाएगा एंड चेन इनिशिएशन किसके, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से आपका चेन इनिशिएशन होता है, ठीक है। अब सेकेंड में क्या है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए या सॉरी बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमराइजेशन, प्रोमोटर के साथ बाइंडिंग होगी, ठीक है। और आपका थर्ड में क्या है, एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, किससे, आपके आपके आरएनए पॉलीमराइजेशन से, कैसे डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है। लास्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप बाय पी फैक्टर एट टर्मिनेटर, ठीक है। ये 4 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। पहला क्या होता है कि आपका प्रोमोटर रीऑर्गेनाइज करेगा चेन इनिशिएशन आपका सिग्मा बॉन्ड के साथ। अब सेकंड में क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ दी आरएनए होता है, ठीक है, किसके साथ बाइंड होता है, प्रोमोटर के साथ। और थर्ड में क्या होता है, एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, किसके, आपका 5 to 3 है, ठीक है। और लास्ट में होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप बाय पी फैक्टर, किसमें जाके, टर्मिनेटर के साथ जाके, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी भी मैंने बता दी है। तो इस तरह आप, अब हमारा केवल क्या बचा है, ट्रांसलेशन बचा है, ठीक है। तो उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है कि डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये दो इंपॉर्टेंट मेथड हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब आपका क्या काम है कि आप वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और अपने नोट प्रिपेयर करेंगे। जहाँ पर आपको लगता है कि कीवर्ड्स की तरह हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर रेप्लिकेशन में क्या ही बताया था, आरएनए रेप्लिकेशन में जो था आपका क्या था, एक तो आपका ज्वाइंट वाला था तो उसे क्या बोला था, टाइम कोडिंग बोला था, ठीक है। और एक क्या था, कट कर रहा था, उसको क्या बोला था। तो ऐसे आपको छोटा छोटा नोट्स बना के रखना है। अब इसमें भी कैसे कि मतलब जो प्रोमोटर है उसकी पोजीशन क्या होती है, हमेशा जो एमआरएनए के क्या होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रहता है। और अगर टर्मिनेटर की है तो भी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपको कौन सा एंड दिया है। अगर आपको 5 एंड दिया है तो आपको क्या करना है, आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपका डीएनए का फ्रेगमेंट है उसके नीचे आके आरएनए लगेगा। तो उसके नीचे आता है तो 5 एंड और 3 एंड के नीचे आ रहा है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, 3 एंड और 5 एंड हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जहां पर आपका प्रोमोटर क्या करेगा, बाइंड करेगा या फिर एंड ऐड होगा, वहीं पर जाके क्या बनना चालू होगा आपका। क्योंकि इस प्रोसेस में आपको दोनों ही जगह से डीएनए क्या करने होते हैं, लूज करने होते हैं। एक तो ओराई से भी करना होता है, और ओराई में क्या होता है आपका आपका ए और टी यानी कि एडेनिन और थायमिन क्या होते हैं, रिच एरिया होता है किसमें, ओराई में, ठीक है। ओराई कहाँ आपका, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और आपके आरएनए जहां पर आपका प्रोमोटर होता है वहां से भी आपको डीएनए को क्या करना होता है, लूज करना होता है, और ओराई से भी लूज करना होता है, दोनों जगह से लूज करना होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको ये सब आया होगा समझ में। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे सिस्टमेटिक देखा होगा, अगर आपने सीरियसली पढ़ाई किया होगा तो आपको सब चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जा रही होगी, ठीक है। और अगर आप बीच बीच से पढ़ेंगे तो आपको इस तरह कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है। तो बीच बीच से स्टडी नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है, आपको सिस्टमेटिक करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। आपने आज नहीं किया तो 2 दिन बाद, मगर स्टेप को कंटिन्यू करो, स्टेप को नहीं करो, अगर वो करोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और प्लस क्योंकि आपको जेनेटिक्स क्या लगने लगेगा, टफ लगने लगेगा, ठीक है। और आपका कुछ भी टफ नहीं होता है, सिर्फ हम उसे टाइम नहीं देते हैं, इसकी वजह से वो हमें क्या लगता है,
टफ लगता है तो आप टाइम दीजिए और प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्या होंगी, क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे करिए अपना।